नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिस दिन भारत को आज़ादी मिली है। लेकिन आज 79 साल बाद एक सवाल है, क्या हमने सिर्फ आज़ादी हासिल की है, एक मजबूत राष्ट्र भी बनाया है? क्या आज भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, या अभी भी हम उस चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और अलग अलग जो चैलेंजेस है या अलग अलग जो देश के सामने प्रॉब्लम्स है उससे हम जूझ रहे हैं। इस वीडियो में हम किसी भी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते, ना प्रशंसा करना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग जो संस्था है उनके डेटा आधारित पर हम इस पर चर्चा करेंगे और इसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्र दिन मतलब कि इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। और उन सभी क्रांतिकारों और फ्रीडम फाइटर्स को मेरा नमन, जिनकी वजह से आज हम एक आज़ादी की सांस ले रहे, इस देश में एक बोलने की आज़ादी मिल रही है, चलने की आज़ादी मिल रही है। उन सभी को मेरा शत प्रणाम, उन सभी को मेरा नमन। जब देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 मीन्स 15 अगस्त 1947, तो उस टाइम हमारे पास क्या चैलेंजेस दिए? सबसे बड़ा एक हमारे पास पॉइंट है कि आफ्टर 1947 भारत सरकार ने जब स्वतंत्र के बाद क्या सबसे बड़े रिजोल्यूशन किए थे या क्या सबसे बड़े उनके सामने चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो ये था कि हमारे पास जो पार्टीशन का जो सबसे बड़ा एक चैलेंजेस था, जब देश आज़ाद हुआ तो पार्टीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वीक इकोनॉमी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस आप सभी को पता था कि एक वीक इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जो हमारा लाइफ स्पैन था वो भी बहुत कम था। देन लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस, हमारे पास उस टाइम कोई भी खास इंडस्ट्री नहीं थी। बिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज ऑलरेडी हमारे पास इस देश से उस देश मतलब कि हमारे देश से पड़ोसी देश में और पड़ोसी देश से बहुत सारे रेफ्यूजीज हमारे यहाँ पे आ रहे थे। लिटरेसी रेट हमारा सिर्फ 12 से 18% था उस टाइम। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी सबसे ज़्यादा थी, 75 to 70% या उससे भी ज़्यादा 70 to 75% हमारे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कुछ भी नहीं था या न के बराबर था शायद। उसके बाद जो फूड शॉर्टेज था, सबसे बड़ा एक ये था कि हमारे देश में खाने के लिए अन्न भी नहीं था। और जैसे कि ये सब बातें थी, तो इस सभी बातों के साथ हमें राष्ट्र निर्माण करना था। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस थे हमारे सरकार के पास उस टाइम आफ्टर 1947। तो आप सोचिए कि एक ऐसा देश जो कुछ साल पहले इतना प्रगत था, इतना विकसित था, जहाँ पे हर जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे और जहाँ से हम आज़ाद हुए, उस टाइम की बात सोचिए कि हमारी क्या अवस्था बनी हुई थी, हमें कैसे छोड़ा गया था। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज था हमारे उस टाइम की सरकार के लिए या उस टाइम के लोगों के लिए भी, उस टाइम के नागरिकों के लिए भी। सो उसके बाद जो हुआ है कि उस सरकार ने अपनी कैसी जो नीति अपनाई, क्या उनकी सबसे पहले जो ठोस कदम थे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम आज़ाद हुए तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में उन्होंने शपथ ली थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। उनकी कैबिनेट में अलग अलग जो मिनिस्टर थे, लाइक वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देन आर के शम कुमार शेट्टी, देन बलदेव सिंह एंड राजकुमारी अमृत कौर, अलग अलग और भी थे जो कि इसमें। बट ये मेन मिनिस्टर या कैबिनेट थी जिन्होंने सबसे पहले सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो नेशनल इंटीग्रेशन जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि 560 प्रिंसली जो स्टेट्स थे उनको उन्होंने इंडियन यूनियन में टेक ओवर कर लिया या फिर उनको इन्वॉल्व किया। सेकेंड जो सबसे बड़ा ये था कि रिहेबिलिटेशन आफ्टर पार्टीशन, जो कि मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज थे उनको एक सही जगह पे मतलब स्थापित करना, ये भी एक सबसे बड़ा एक चैलेंजेस था। देन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, फूड सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन एंड साइंस डेवलपमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे अलग अलग मुद्दे थे। बट ये वो मुद्दे थे जो कि देश को बनाने, एक राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इन सभी मिनिस्टर्स ने, इन सभी फ्रीडम फाइटर्स ने, इन सभी लोगों ने हमारे देश की पहली नींव रखी, जहाँ पे हमें एक अच्छा देश कैसे स्थापन कर सके, अच्छा देश कैसे निर्माण कर सके, इसके और भी अलग अलग लोग थे। शायद
हजारों थे, लाखों थे, या जहाँ पे नागरिक थे, अलग अलग लोग थे जिन्होंने अपनी अलग अलग वहाँ पे राय दी होंगी, या उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन एज पर जो था वो उन्होंने दिया है। तो उस टाइम तो हमारे पास लिटरेसी रेट्स तो बहुत कम था, हमारी मैक्सिमम जो सिटीजन्स थी वो कृषि पे आधारित थी, हमारे पास कोई खास इंडस्ट्री नहीं थी। बट धीरे 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 हम देखेंगे आज के दिन, तो उस टाइम का भारत और इस टाइम का भारत, ये बहुत बड़ा गैप है और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बीच में अलग अलग पंतप्रधान हुए जिन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर में भी मतलब कि सशक्त बनाया। हमने नो फर्स्ट यूज का एक नारा भी अपनाया, लाइक इंदिरा गांधी ने पोखरण 1 में जो स्माइलिंग बुद्धा करके जो 1974 में उन्होंने जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो जहाँ से हमारी शुरुआत की। देन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक सेकेंड जो ये किया था, मतलब कि न्यूक्लियर स्पोर्ट जो घड़ के मतलब कि बनाया था ताकि देश और सशक्त बन सके, जहाँ पे उन्होंने पोखरण 2 करके दिया था और ऑपरेशन शक्ति करके उसको नाम दिया था। तो ये दोनों भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम और थे, तो उन्होंने अपने टेन्योर में जो बेस्ट हो सके वो देश के लिए करने की कोशिश की थी। तो न्यूक्लियर पावर में भी हम इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से, और जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, लाइक हो सकता है कि उस टाइम जो हमारे जो होमी बाबा थे, या फिर डॉक्टर अयंगर थे, रमान्नाथ थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चिदम्बरम, डॉक्टर चिदम्बरम, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट है, और भी उनके साथ अलग अलग साइंटिस्ट जिनकी वजह से आज हमने न्यूक्लियर पावर में एक उपलब्धि हासिल की है, और एक देश हमारा अलग अलग कारणों से भी सुरक्षित है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर अगर हमारे पास है तो हम नो फर्स्ट यूज का तो हम नारा देती है कि हम पहले तो यूज नहीं करेंगे, बट हमने ये भी देखा है कि किस तरह से हमने हमारे देश को और सशक्त बनाया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि 79 ईयर्स में, मतलब कि आज के 10 या 15 सालों में, या हो सके कि 25 साल में, हमने क्या क्या बनाया, क्या क्या हो सकता है। कि अगर आज हम सबसे बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कह सकते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री में से हम एक है। हमारा संविधान है जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, उन्हीं की जो एक दूरदृष्टि थी, उन्हीं की वजह से हमने एक अच्छा संविधान है, और वह जहाँ पे लोकशाही आज पनप रही है, और जहाँ पे 97 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स है, मतलब मोर देन 970 मिलियन से भी ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर्स है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पे। उसके बाद पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, मतलब कि एक पार्टी से दूसरी की पार्टी की तरफ जो भी है हमारे पास, जिसमें हम चुन के देते, एक वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पावर होता है। देन स्ट्रांग इलेक्शन कमीशन, जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा स्ट्रांग है, जहाँ पे वो जो इलेक्शंस है वो ट्रांसपेरेंसी करवाते हैं, अच्छे से करवाते हैं, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे 79 ईयर्स का सबसे बड़ा इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो सकता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे, जैसे कि मैंने यही कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे इक्वल राइट्स है सभी को, मतलब कोई भी वर्ग का इंसान हो, कोई भी हो, जिसे इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। देन फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है वो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास, मतलब कि जुडिशरी जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है वो। देन फेडरल स्ट्रक्चर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द ऑल सेंट्रल एंड स्टेट, जो कि हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द है जहाँ पे हमारा एक सबसे बड़ा अचीवमेंट। थर्ड है हमारा इकोनॉमी। 1947 इंडिया वॉज काउंटेड अमॉन्ग पुअर नेशंस। अगर देखा जाए तो 1947 में हमारी जो कोई भी देश कहता है कि भारत क्या है, तो शायद ही हमें जानता भी नहीं था, जान भी पाता या नहीं भी पता, उस टाइम तो मुझे पता नहीं, बट हम उस टाइम एक पुअर नेशंस में आते थे। बट आज अगर देखा जाए 2026 में, जो कि 25-26 का डेटा है, तो हम 4.3 ट्रिलियन के साथ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एज अ परचेसिंग पावर में। अगर हमारी परचेसिंग पावर मतलब कि ये देखेंगे, पैरिटी देखेंगे, तो हम थर्ड लार्जेस्ट है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट्स है हमारे लिए। इसलिए अचीवमेंट्स है क्योंकि जहाँ से हमारे देश ने शुरुआत की थी आफ्टर 1947, जहाँ पे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर होते, अलग अलग मिनिस्टर होते, अलग अलग जो रिफॉर्म्स आए थे, उस तरह से हम बढ़ते 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 कहीं ना कहीं आज अलग लेवल पे है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, या और भी जो जो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपने टेन्योर में वन ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश की थी।
वो उन सभी प्राइम मिनिस्टर का इस देश में राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। मतलब कि अगर उनकी दूरदृष्टि नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम भी आज ये दिन नहीं देख पाते थे। न्यूक्लियर पावर हो, सुपर कंप्यूटर्स हो, आधार हो, यूपीआई हो, या फिर जो सर्व शिक्षा अभियान हो, या फिर और भी जो अलग अलग मतलब कि हो सकता है कि जिसे हम ये कहते हैं कि हरित क्रांति हो जो हुई है, मतलब ये सब देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आज जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि आज का भारत और कल का भारत, ये वन ऑफ द बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट इसमें कंट्रीब्यूशन हर किसी नागरिक का है, हर किसी पार्टी का भी है और किसी सरकार का भी है। देन एग्रीकल्चर में जैसे कि हमने कहा कि उस टाइम जहाँ पे हमारे पास हम खाना इंपोर्ट करते थे अलग अलग देशों से, तो आज हम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, स्पाइसेस में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देन पल्सेस में भी हम वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये सब हमारे यहाँ पे हुआ है। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ है और व्हाइट रिवॉल्यूशन, और मीन्स दूध का भी हुआ है, और ग्रीन में जो कि अलग अलग जो ग्रीन वेजिटेबल्स है या ग्रीन जो अलग अलग हमारे पास जो यील्ड्स है उसकी भी हमने रिवॉल्यूशन करवाई है या हमारे देश में हुई है। सेकेंड जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हमारे देश में हो या पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो वो है डिजिटल रिवॉल्यूशन, यूपीआई है। अगर देखेंगे तो जनधन खाते जो कि 50 करोड़ से भी ज्यादा हमारे यहाँ खुले हैं, 139 करोड़ पर हम आधार हम रजिस्टर्ड है, और 117 करोड़ पर हम स्मार्टफोन यूजर्स है, क्योंकि 117 हमने स्मार्टफोन यूजर्स किए, और 14 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ हमारे यहाँ पे हुए हैं, जो कि मई 2024 का डेटा है। तो आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो एक एक डेवलप नेशन की तरफ हम जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारा देश एक अच्छे लेवल पे अचीव कर चुका है या कर रहा है। उसके बाद जो स्पेस अचीवमेंट्स है, मतलब कि आपने बहुत पुरानी फोटो भी देखी होंगी कि जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट जो है एक जो उस टाइम का जो साइकिल पे सब लेके जा रही थी, एक फोटो हर किसी को वायरल पता होगी, बट आज के दौर में हम वन ऑफ द बेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो कि मिनिमम कॉस्टिंग के साथ हम मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पे जो जो भी प्रोग्राम हुए, चंद्रयान 3, मंगलयान हो सकता है, आदित्य L1 है, स्पेडेक्स मिशन है, या गगनयान मिशन जो कि अपकमिंग है, इन प्रोग्रेस में है। तो ये अलग अलग मिशन है जहाँ पे हमने स्पेस अचीवमेंट भी बहुत, मतलब कि हमारी जो इसरो है इसने ये जो ग्लोबल रिकॉग्निशन किया है कि एक कम बजट में अच्छा इन्होंने मिशन बनाया है, जो कि एक भारतीयों को इसका गर्व है। और जो कॉस्ट इफेक्टिव मिशन उन्होंने डिज़ाइन किया है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ, यह हर किसी को इंस्पायर करता है, मतलब कि हर भारतीय को करता है कि हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी एक कैसे शुरू हुई थी और आज कहाँ पे है। ये हर किसी भारतीय के लिए एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है, और सच में बहुत बड़ा क्षण है कि जहाँ पे हम ये सब कर रहे हुए और हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी किस लेवल पे है। सो ये एक 79 ईयर्स ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो सकती है या है, जो मैं मानता हूँ। उसके बाद हम डिफेंस में भी, जहाँ पे हमारी सबसे पहले डिफेंस था कि एक न्यूक्लियर पावर, जैसे कि मैंने कहा था आपको, न्यूक्लियर पावर मिसाइल टेक्नोलॉजी, राइजिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर। हम सबसे पहले तो हमारे पास जिस आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास उतना डिफेंस नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था, हमारे पास लोग थे, सब कुछ थे, बट टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने अलग अलग देशों के साथ साझा, मतलब कि उनके साथ पार्टनरशिप की, उनसे सीखा, उनसे हमारी और उनकी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमने एक्सचेंज की, और अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग हमने लाइक INS विक्रांत हो गए, या फिर जो कि तेजस फाइटर है, धनुष आर्टिलरी है, देन एडवांस नेवल सिस्टम्स है, या स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि अलग अलग जो हमने डिफेंस सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है वो हमने डेवलप किए विद द हेल्प ऑफ इसरो, विद द हेल्प ऑफ DRDO, और विद द हेल्प ऑफ अदर जो भी साइंटिस्ट है हमारे, उनकी वजह से, या जो भी हमारे डिफेंस के अलग अलग उनके जो दूरदृष्टि लोग हैं उनसे, मतलब कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। देन हेल्थ बेटर के लिए, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में भी हमने अच्छा खासा एक अचीवमेंट किया, जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी 1947 या उसी टाइम के बीच, तो जो कि 71 ईयर्स के पास गई हमारी, मतलब ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अलग अलग हमने वैक्सीनेशन कैंप लगाए थे, जो कि पोलियो उसमें वन ऑफ द बेस्ट था, जो कि मोर हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स, हमने बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर और बेटर हेल्थ आउटकम्स,
ऐसा नहीं कि इस प्रॉब्लम पे आज भी हम कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, बट अगर उस कंपैरिजन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे इसमें है, अगर देखा जाए तो। देन हमारा जो एजुकेशन एम्पावरिंग माइंड्स एंड बिल्डिंग फ्यूचर्स है वो भी एक अच्छा है। लिटरेसी रेट जो उस टाइम 12 से 18% वो आज 78% अबव है। तो ये भी एक बड़ा हमारे लिए गौरवान्वित पल है कि जहाँ पे हमने लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं बढ़ाया है। जहाँ पे उस टाइम हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ कम थी, आईआईटीज़ एम्स थे कम थे, जो कि आज एक देखा जाए तो उसका डेटा भी बढ़ा है। और जहाँ पे हमने हमारे जो लोग हैं उसको एजुकेट करके सिर्फ भारत पे नहीं तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग देशों पे भी जाके उन्होंने अपना जो इंडिया का जो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट हो सकता है वो भी उन्होंने अचीव किया है। तो आफ्टर 1947 हमने ये नहीं किया है कि हमने एक सरकार के अगर तरीके से दे तो हर सरकार ने अपनी तरीके से जो हो सका बेस्ट वो उन्होंने बनने की कोशिश की है और वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट ये है। उसके बाद जो ग्लोबल रिकॉग्निशन आज के दौर में देखा जाए तो G20 ब्रिक्स क्वाड एससीओ या जो अलग अलग फॉरेन के जो ग्लोबल मतलब कि प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आज इंडिया की छवि बहुत आगे है। मतलब कि ये एक अचीवमेंट्स है। ये एक बहुत बड़ी आज की सरकार की हो सकती है, कल की सरकार की हो सकती है, ये जो आज प्रेजेंट सरकार है उनकी हो सकती है, बट उन्होंने ये अचीवमेंट हमें देने की बिल्कुल कोशिश की है और वो हुई है। आप खुद समझिए, आप खुद जानिए, जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से 10 साल पहले भारत कैसा था, उसके 10 साल पहले भारत कैसा था और आज के 10 साल आज के प्रेजेंट भारत कैसा है। तो एक प्राउड मोमेंट है जहाँ पे हमने बहुत सारी अच्छी बातें बनाई है। लाइक यूपीआई हो सकता है, आधार हो सकता है, देन एक डिफेंस में हमने जो एक अच्छी अचीवमेंट की वो हो सकता है। अलग अलग जो ग्लोबल इनोवेशन उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम में वन ऑफ द बेस्ट पे है हम, क्योंकि ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें वन ऑफ द बेस्ट है। तो हमारे अचीवमेंट्स है जो हमारी सरकार की वजह से, हमारी जो साइंटिस्ट है उनकी वजह से, हमारे जो इंजीनियर्स है उनकी वजह से, हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम उनकी वजह से, डॉक्टर्स, इंजीनियर या साइंटिस्ट या हमारे जो सिटीजन है उनकी वजह से है। बट आफ्टर 79 ईयर्स क्या हमारा देश आज भी उस लेवल पे पहुंच पाया है? हाँ या नहीं? कोई कहेगा हाँ या कोई कहेगा नहीं, या कोई कहेगा 50-50%। देखा जाए तो आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हम जूझ रहे हैं। वन ऑफ द एक ये हो सकता है कि हम एम्प्लॉयमेंट आज भी हम मतलब कि एजुकेशन तो दे रहे हैं बट एम्प्लॉयमेंट में हम आज भी बहुत शायद पीछे है। हम वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है जहाँ पे हमारे पास 26.4%, इंडिया की पॉपुलेशन 15 से 29 के बीच में है, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 23-24 का है वो है 23.5%। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि हम आज भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। शायद हर किसी को नौकरी की तलाश है इस वजह से, या हर कोई मतलब कि स्टार्टअप भी नहीं कर सकते, ये भी चैलेंज है। अलग अलग हो सकता है इश्यूज, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बट ये एक वन ऑफ द मतलब कि चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसपे हमें ओवरकम करना चाहिए। सेकेंड हमारा एजुकेशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अगर देखा जाए लर्निंग आउटकम्स तो बहुत ही डिफरेंट है। जहाँ पे 27.8% गवर्नमेंट स्कूल में और 69.6% जो कि प्राइवेट स्कूल में है। सबसे बड़ा ये है कि टीचर्स अवेलेबिलिटी प्राइमरी स्कूल में 11% है ओनली, मतलब कि जहाँ पे 11% टीचर वैकेंसीज अक्रॉस इंडिया। ये एक बड़ा चैलेंज है। डिजिटल डिवाइड रूरल, आज भी हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है या फिर सिस्टम्स है एजुकेशन वो आज भी कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है। शिक्षा आज भी हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, चैलेंजिंग इश्यूज हमारे देश में आज भी रहा है, जो कि 1947 से हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे 18% अगर लिटरेसी तो हम 78% या 80% तो आ गए, बट उस लेवल की एजुकेशन आज भी हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हमारे देश के बच्चों को, जहाँ पे हमें लगता है कि ये सिस्टम अभी भी सुधरा नहीं है या सुधर नहीं रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में आज भी मतलब कि हो सकता है कि भारत के कुछ गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जा रही, बट प्राइमरी स्कूल में आज भी वो शिक्षा नहीं है जो होनी चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल में होती है, जहाँ पे मोटी फीस ले लेते हैं, जहाँ पे मोटी फीस लेके उनको पढ़ाया जाता है, बट हर कोई इसके लिए सक्षम नहीं है, हर कोई इसके लिए कैपेबल नहीं है। सरकार ने
सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर किसी को अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। शायद उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई भी है, बट हर किसी का अधिकार है एक अच्छी शिक्षा पाने का। एक अच्छी शिक्षा अगर आप मुहैया करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत का जो फ्यूचर है वो और अच्छा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि भारत के लिए है। देन उसके बाद सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम हो सकता है जो कि फार्मर्स का है। फार्मर्स की आज भी लागत कहीं ना कहीं ज़्यादा है अगर उसका देखा जाए। अगर कोई भी वो फसल लगाता है तो उसमें हमेशा उसको गैप मिलता है कि एमएसपी और जो उसका लागत का खर्च है वो हमेशा ज़्यादा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एमएसपी है कहीं ना कहीं उस पर डिफरेंस आ रहा है। ये एक सेकेंड मतलब कि सबसे बड़ा राइजिंग कॉस्ट लो रिटर्न्स, मतलब कि कॉस्ट जो है राइजिंग वो तो बढ़ रही है बट रिटर्न्स जो उसका आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। उसके बाद इरिगेशन हर किसी को पॉसिबल नहीं हो रहा है, शॉर्ट स्टोरेज हर किसी को पॉसिबल नहीं हो रहा है, एमएसपी एक वन ऑफ द चैलेंज, मार्केट एक्सेस हर कोई नहीं कर पा रहा है। देन क्लाइमेट चेंज ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और लैंड होल्डिंग, जैसे जैसे लैंड छोटी हो रही है तो वहाँ पे लागत भी बढ़ रही है। तो सरकार को किसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है उसके लिए कहीं ना कहीं आगे आकर टेक्नोलॉजी वाइज, एआई वाइज या अलग अलग जो उस पर हम सॉल्यूशन दे सकते वो करके वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि किसान की आय बढ़े, किसान की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, किसान की लागत कम हो और इनकम ज़्यादा हो। ये एक आज भी मुद्दा है जहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत के मतलब कि आज़ादी के बाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उसके बाद और एक मतलब कि देखिए जितनी हमने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट की है कहीं ना कहीं हमारे आज भी चैलेंजेस है। वो एक पोल्यूशन है, जैसे कि पोल्यूशन वन ऑफ द मतलब कि वर्स्ट हमें कि आज हमारी टॉप 10 सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जो कि टॉप 10 में आती है, जहाँ पे एक ही आज भी हर बार खराब ही रहता है। कई शहर हमारे आज भी पोल्यूशन की चपेट में आते हैं और जहाँ पे एक ताज़ी हवा नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री हो सकता है, बिकॉज ऑफ मतलब कि रियल इस्टेट हो सकता है जो कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं या अलग अलग प्रॉब्लम्स है जहाँ पे अगर पेड़ों की संख्या है वो कम हो सकती है या कुछ भी रीज़न जो कि पोल्यूशन के लिए अफेक्टेड है। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे देश में कम से कम हर दिन हर कहे कि लोग अफेक्टेड होते हैं। मतलब कि 7 मिलियन प्लस प्रीमेच्योर डेथ्स इन इंडिया एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है जहाँ पे मतलब कि हर साल इतने लोग मरते हैं। 1 इन डेथ्स इन इंडिया इज लिंक टू एयर पोल्यूशन, मतलब कि एक डेट तो भी एयर पोल्यूशन से होती है। सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहाँ पे हमें ये देखना चाहिए तो सोचना चाहिए कि क्यों ये पॉसिबिलिटी हो रही है, क्यों ये हमारे यहाँ पे आज भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हमारी एयर क्यों नहीं उस पर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्या इतने देश है जहाँ पे डेवलप कंट्रीज है, डेवलप नेशन है, जहाँ पे उनकी जीडीपी ज़्यादा, इकोनॉमी ग्रो अच्छी करी, फिर भी वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत कम है। बट हमारे देश में आज भी एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है आफ्टर 1947 की। जैसे जैसे हम इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें लग रहा है करप्शन का, कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है करप्शन का जहाँ पे देखेंगे तो करप्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या हर कोई सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर, उसमें करप्शन धड़ाल से हो रहा है। चलिए इसमें कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज है कि वो कम करने के लिए, इसकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाया है, यूपीआई लाया है। उसके बाद जो डिजिटल गवर्नेंस है उससे भी हुआ है। यूनिफाइड पेमेंट जो मैंने कहा था कि यूपीआई, उसके बाद जीएसटी जो आया है, रिफॉर्म्स लाए, तो इससे शायद कम हो रहा है। बट कितना कम हो रहा है ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है भारत के लिए या देश के लिए या अलग अलग लोगों के लिए या सरकार के लिए, कि आज भी जिस तरह से करप्शन पे हमने काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज भी बड़े मंदिरों में, बड़े संस्थानों में, बड़े अलग अलग ट्रस्ट में, अलग अलग सोसाइटीज में फिर भी करप्शन हो रहे हैं और बड़े बड़े हो रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट या कोई भी हो। तो करप्शन पे आज भी मतलब कि कोई खास रणनीति अभी तक नहीं है जिससे ये लग रहा है कि हमारे पास इसका कोई मतलब कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हो, स्ट्रॉन्ग हम कोई इम्पैक्ट करे जहाँ पे ये करप्शन रुक जाए। उसके बाद जो हमारा और एक चैलेंज आ रहा है कि जुडिशियल, मतलब कि जो हमारे पास जुडिशियल का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जस्टिस का है, जुडिशियल सिस्टम का है, जहाँ पे हमारे पास आज भी बहुत सारी केसेस पेंडिंग है। आज भी जो लॉयर्स है उनकी संख्या कम है जिस वजह से पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे 2020 में अगर 3.11 थे करोड़, तो
तो आज वो बढ़ के हुए 2024 के हिसाब से, मतलब कि ये डेटा है 4.64। तो हर साल ये केसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ पे टाइम टू डिस्पोज केसेस का जो टाइम है, सुप्रीम कोर्ट हो या राय कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर उसका एवरेज देखा जाए तो 3 साल का एवरेज आ रहा है। मतलब हर किसी केस को ये बढ़ भी रहा है टाइम, अगर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो ये बढ़ रहा है। शॉर्टेज ऑफ जजेस है, हाई पेंडेंसी है, तो ये सब मतलब कि केसेस इतने पेंडिंग है, जहाँ पे अगर न्याय इतने लेट मिलेगा तो हम साधारण इंसान या सामान्य व्यक्ति कहाँ पे जाएगा, वो न्याय के लिए कहाँ गुहार लगाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि आज भी हमारी न्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ जजेस की वजह से, शॉर्टेज ऑफ लॉयर की वजह से आज भी हम कहीं ना कहीं हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे मतलब कि खरा नहीं कर पा रहे, या सरकार उस पर क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है, मतलब कि हमें सोचने वाली है। और इन सब में शिक्षा जैसे एक मेन मुद्दा है, मतलब कि ये तो हर कोई मेन मुद्दा है, उसमें एक और सबसे बड़ा मेन मुद्दा है महिला सिक्योरिटी, फीमेल या वुमेन सिक्योरिटी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि 1947 से लेकर कोई भी सरकार आई है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, 2 या 3 मुद्दे ऐसे रहे जहाँ पे आज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक किसान का मुद्दा है, दूसरा महिला सुरक्षा का मुद्दा है, ये 2 मुद्दे, और तीसरा शिक्षा का मुद्दा है। ये 3 मुद्दे तो ऐसे मुद्दे हैं कि जहाँ पे किसी भी सरकार ने अभी तक कोई ठोस उपाय शायद ही दिया होगा। किसान के बारे में जैसे कि स्वामीनाथन आयोग के बारे में बताया गया था कि स्वामीनाथन आयोग लाएंगे तो शायद किसान की आय बढ़ेगी, जो कि उसमें एक प्रॉपर एक रिपोर्ट दी गई थी। शिक्षा के लिए एनईपी 2020 आज लाई है, मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, बट कब तक वो इम्प्लीमेंट होगी, या कोई कोई राज्य ने उसे इम्प्लीमेंट भी किया है, बट अभी तक पूरी तरह से सरकार ने शिक्षा के लिए, जैसे रिसेंटली जो पेपर लीक के मामले आ गया है, फिर चाहे स्टेट वाइज हो या सेंट्रल वाइज हो, जो भी है उसमें भी, क्योंकि एक शिक्षा से भविष्य, एक इकोनॉमी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, ज़्यादा ग्रो करती है। और तीसरा जो मेन मुद्दा है वो है महिला सुरक्षा का। आज भारत में जो महिला का सुरक्षा का मुद्दा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप खुद सोचिए कि आज महिला कहीं भी जाती है तो वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। क्या हमने ऐसी सोसाइटी बनाई है जहाँ पे आज भी हर किसी नागरिक को ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि महिला सुरक्षा, ये हमारी जिम्मेदारी, सिर्फ सरकार की नहीं है। सरकार तो इस पे काम कर ही रही है, बट आज भी हमारे एक लिए बहुत 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 बड़ा मुद्दा है। सरकार तो अपने लेवल पे हर किसी को ये चाह रही है कि हर किसी महिला की सुरक्षा हो, उसके लिए उन्होंने अलग अलग जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की। बट हर नागरिक का भी ये कर्तव्य, जिम्मेदारी है कि हम जहाँ पे भी वहाँ पे महिला सुरक्षित क्यों नहीं, हमारे होते हुए भी महिला सुरक्षित होनी चाहिए। यह हर किसी नागरिक की भी उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और सरकार की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। जब भी ऐसी कोई वारदात होती है, ऐसी कोई केसेस होती है, वहाँ पे सरकार क्यों चुप बैठ जाती है? अगर चुप बैठती है तो ऐसे क्यों नहीं लॉ बनाती है जिससे डर लगे हर किसी इंसान को? बट शायद कानून का किसी को डर ही नहीं लग रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी वजह से शायद महिला खुद को सुरक्षित नहीं पा रही है। फिर चाहे वो कोई भी ऑफिस है, हो प्राइवेट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, या कोई मतलब कि स्कूल हो, कहीं पे भी हो, वो खुद को महसूस ही नहीं कर पा रही, उनकी हम भागीदारी नहीं बढ़ा पा रहे। अगर महिला सुरक्षा का अगर कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, तो हम इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार ने इस पे गहन विचार करके ये बताना चाहिए कि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से हमारे देश में आज एक मुद्दे के कारण मतलब कि महिला खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। मैं ये हर जगह नहीं कह रहा हूँ, पर ज़्यादातर तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज़्यादातर महिला इसके लिए मतलब कि चैलेंजिंग फेज में दिखती है कि खुद को वो असुरक्षित महसूस करती है। बट इसके लिए सरकार ने जो भी कदम और उठाए, उसके और भी उठानी चाहिए, और भी उनको सुरक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 1947 से लेकर 2026 तक देखा जाए, जहाँ पे हमने एक आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरुआत की थी, जहाँ पे हम कुछ भी नहीं थे, वहाँ से अब हम कहाँ पे हैं, तो एक जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे स्टैंड करते हैं भारत देश। अगर इकोनॉमी देखेंगे तो हम टॉप 5 पे है,
मतलब कि टॉप 5 कंट्रीज में हम है। देन पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है, डिजिटल पेमेंट्स में भी नंबर 1 है, स्पेस मिशंस जो कि अमंग द वर्ल्ड लीडर्स है, मतलब कि हम टॉप 5 कह सकते हैं कि हमारी जो इसरो जो स्पेस एजेंसी है वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स में भी हम उनके पास है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप 3 में हम है, उसके बाद मिलिट्री में भी टॉप 5 में है। मतलब कि ये ऐसे कोई सेक्टर से ऐसे बड़े सेक्टर है जहाँ पे हम इंडिया के टॉप 5 है या टॉप 10 में। तो मतलब कि हमने 1947 से तो 2026 मतलब कि इन 79 ईयर्स में कहीं ना कहीं एक अच्छा अचीवमेंट तो किया है। हम हर किसी भारतीय को गौरव हो सकता है या होना भी चाहिए, क्योंकि एक कम समय में हम उस पोजीशन तक तो पहुंचे हैं, ये हर किसी को मानना चाहिए। बट इसी में एक और है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जो रैंक है 133 हमारा रैंक है। मतलब कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो कि हर देश का होता है, जहाँ पे एक देखा जाए कि इसमें नॉर्वे जो सबसे बड़ा मतलब कि वह फर्स्ट नंबर पे, स्विट्जरलैंड मतलब कि जहाँ पे जर्मनी थर्ड नंबर पे है। तो वहाँ पे जो ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है, जहाँ पे उनकी मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है, इनकम हो सकती है, या फिर जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, जो अलग अलग जो उनकी बेसिक्स नीड्स होती है, उसमें ये देश टॉप कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए हमारे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है, यहाँ की पॉपुलेशन कम है तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी कम हो सकती है। ये भी रीज़न हो सकता है, कोई भी और भी रीज़न हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही रीज़न हो सकता है, बट हो भी सकता है। तो इसमें हमारी जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू एक डेटा कहता है वो हमारी 133 है, मतलब कि बहुत ही हम पीछे हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि हम हमारी जो एच डी आई है मतलब कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कैसे बढ़ा सके, ताकि हमारा देश और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा हमारी जो इनकम है, हमारी जो सिटीजन्स है वो कैसे हैप्पी रह सके, उनकी कैसे और हेल्थ केयर में हम कैसे और आगे बढ़ सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर ये सब बातें करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा देश और ज़्यादा डेवलप होगा और कहीं ना कहीं हम डेवलप हो पाएंगे। सेकंड, जो हमें जो लगता है कि हर किसी देश में जो बेसिक चैलेंजेस है वो तो हमें ओवरकम करनी ही है, वो तो हमें उसको सॉर्ट आउट करना ही है। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिटीजन की भी जिम्मेदारी होती है, हमारी आपकी मतलब कि मेरी भी हर किसी की जिम्मेदारी होती है। तो अगर हम देख रहे कि 2047 तक भारत कैसे डेवलप्ड हो, तो हमारा जो सबसे बड़ा ओवरकम होना चाहिए जो डेवलप नेशन के लिए होना चाहिए, जिसमें बेटर एजुकेशन वन ऑफ द, जैसे कि कहा कि जितना एजुकेशन हमारा हाई क्लास होगा, जितना अच्छा होगा, एडवांस्ड होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा और अच्छे से अगर हम स्कूल प्रोवाइड कर सकें तो हमारा एजुकेशन बेस्ट रहेगा। और जिसमें हमारी जो भागीदारी रहेगी शिक्षा की, जो मतलब कि एम्पावरमेंट में, उसके बाद जो ग्रोथ में, वो बहुत बड़ी रहेगी शिक्षा की भागीदारी। दूसरी बात, रिसर्च में हमारी जो मतलब कि हम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो बहुत आज के टाइम पे तो शायद बहुत कम कर रहे हैं। अगर हमारा रिसर्च और बढ़ता है तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं और आगे स्टैंड करेंगे। इनोवेशन जो कि हमारे देश में जो हो रहा है आज के दौर में, वो अगर और हम सरकार और जो कि सिटीजन है उनके साथ अगर और अलग अलग संस्थाओं के साथ अगर मिलजुल कर और इनोवेशन करते तो कहीं ना और आगे बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो कि आज हम मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज जो कि सरकार और अलग अलग कंपनीज के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही है वो। उसके बाद हेल्थ केयर में जो हमारा आज भी कहीं ना कहीं उस लेवल तक तो नहीं है हमारी सिस्टम जहाँ पे बाकी देशों की है, बट हाँ हमारे पास एक अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम रेडी हो रही है। बट उसमें और हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा सरकार को उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ये भी करते हैं तो हम एक अच्छा देश निर्माण कर पाएंगे। जुडिशियल रिफॉर्म, जहाँ पे हमारे पास लॉयर्स जैसे डॉक्टर्स की वैसी कहीं ना कहीं लॉयर्स की कमी है, जजेस की कमी है, अगर वो भी हम पूरी करते हैं तो हमारे पास फास्ट जस्टिस होगा, जल्दी होगा, सिंपल लॉज होंगे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा, जहाँ पे हम इक्वल सोसाइटी बनेंगे। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन जो कि हर किसी देश की रीढ़ की हड्डी होता है, अगर एग्रीकल्चर में हम मॉडर्नाइजेशन की या टेक्नोलॉजी एआई या फिर अलग रोबोटिक्स हो सकता है या बिग डेटा का अगर यूज कर सके, या सरकार उसमें और कोई टेक्नोलॉजी हमारे ट्रेनिंग दे सके, अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश है और भी आगे बढ़ पाएगा। जो कि विकसित भारत 2047 का हमने जो टारगेट है, लक्ष्य लगाया, हो सकता है। वुमन पार्टिसिपेंट, जितनी वुमन की भागीदारी बढ़ेगी उतना ज़्यादा देश और तरक्की कर पाएगा।
जितनी हमारी फीमेल या वुमेन्स है वो अगर एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, आज जैसे हो रही है वो और भी होएगी, वह हो सकती है, तो कहीं ना कहीं हमारी देश की जो डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा रफ्तार मिलेगी। उसके बाद जो लगता है कि स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पे आज हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अगर हमें कम करना है तो स्किल डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि एक तरीका हो सकता है, एक वे हो सकता है जहाँ पे हम उसको मात मतलब कि उस पर ओवरकम कर सके और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा सके। फिर उसके बाद जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, मतलब कि ये सब करने के बाद भी अगर जो हमारे पास पोल्यूशन है, जहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर वो पोल्यूशन हमें कम करवाना है, एयर हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, या फिर जो अलग अलग पोल्यूशन हमारे पास है उसका अगर हमें करवाना है कम, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमें बहुत जरूरी। जंगल जो आज हम कटाई कर रहे हैं उसको कम करना होगा, कहीं ना कहीं ट्रीज प्लांटेशन और बढ़ाना होगा, उसके लिए वे आउट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। जहाँ पे आज हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे, घर बना रहे, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें एक मतलब कि जो इन्वायरमेंट और हमारी जो सोसाइटीज उसमें बैलेंस कैसे कर सकते हैं ये सोचना होगा। तभी जाके हम एक अच्छा देश निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छा देश निर्माण हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाले 2047 में हम हमारे देश को कैसे डेवलप नेशन बना सके हैं। क्योंकि आज के दौर में हम रियल एस्टेट का जो देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग एक वन ऑफ द बेस्ट चैलेंज हो रहा है हमारे, क्योंकि हर कोई घर नहीं ले पा रहा है। जहाँ पे कीमत उसकी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं रेट्स बढ़ रहे हैं, फिर चाहे ज़मीन के हो घरों के हो, तो सरकार ने इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल हाउसिंग की मतलब कि एक स्कीम लानी चाहिए या उस तरह से डेवलप करनी चाहिए ताकि हर किसी का खुद का घर हो, फिर चाहे छोटा या बड़ा हो, बट एक अफोर्डेबल हाउसिंग सरकार ने इस पे काम करना चाहिए। तो 1947 टू 2026 तक की भारत की जो अगर जर्नी कहेंगे तो सच में शानदार जर्नी है, जहाँ पे हर किसी सरकार ने, हर किसी गवर्नमेंट ने, हर किसी प्राइम मिनिस्टर ने, हर किसी मिनिस्टर ने, हर किसी सिटीजन्स ने अपनी एक इनोवेटिव वे के थ्रू, हो सकता है रिसर्च के थ्रू या जो भी उसको लगता है उसके थ्रू, उसने अपनी एक योगदान देने की कोशिश की है। आज भी सरकार नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, नए नए ब्रिजेस बना रही है, नए नए रेलवे के अलग अलग ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू उस पर डेवलप कर रही है। जहाँ पे रेलवे अभी तक पहुंचनी वहां तक वो रेलवे पहुंचने की कोशिश करी, जहाँ पे जो एयरपोर्ट्स कम थे वहाँ पे एयरपोर्ट्स बढ़वा रही है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर रोडवेज, हाईवेज या एयरवेज हो, वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे पहले वाटरवेज थे आज वहाँ पे भी वाटरवेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजी कहीं कम थी वहाँ पे भी आज टेक्नोलॉजी कहीं ना बढ़ रही है। बट हमारे मेजर चैलेंज आज भी वही है जो कि हमारे फार्मर्स के लिए है, सेकंड हमारे एजुकेशंस के लिए है, थर्ड हमारे जो वुमेन्स सेफ्टी के लिए है। वो भी मतलब कि ये तीन या इससे कहीं भी जहाँ पे करप्शन वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि मुद्दा है कि जहाँ पे करप्शन पे आज भी हम कहीं ना कहीं उसमें कमी नहीं ला पा रहे हैं। तो सरकार के सामने ये एक चैलेंजेस है। जुडिशरी सिस्टम जैसे कहा कि अगर आप जल्दी एक समय तय सीमाएं में अगर किसी को जस्टिस मिलता है तो डेफिनेटली वो और आशा करेगा कि हाँ यार मुझे एक तय समय में मुझे जस्टिस मिला है। तो जुडिशरी सिस्टम में भी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस या रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है। अगर मैं ये किसी को ये नहीं कहूँगा कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, देश में बहुत चीज़ें अच्छी भी हो रही है, कुछ चीज़ों पे हमें काम करने की कोशिश, फिर वो हमें मिलजुल कर करना है, क्योंकि देश सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं चलता, एक अच्छे नागरिकों के भरोसे भी चलता है। अगर नागरिक भी अपनी योग्यता और अपना योगदान ज़्यादा दे और अच्छे से दे तो वो देश ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ता है। क्योंकि कहीं भी जाइए, कोई भी देश में जाइए, तो वहाँ पे जितनी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी, उतनी एक सिटीजन्स की भी अकाउंटेबिलिटी होती है। क्योंकि वो देश जितना एक सरकार का है उससे कहीं ज़्यादा मेरा है, आपका है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, जहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा देश है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। मेरा देश है तो मुझे मेरे देश के लिए जो काम करना है वो मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए करना है, मेरे आने वाली जनरेशन के लिए करना है, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए करना है, एक अच्छे देश के लिए करना है, एक सशक्त समृद्ध भारत के लिए करना है। तो ये हमारा विजन होना चाहिए, जो विजन हमारे जो फ्रीडम फाइटर से रखा था कि अगर भारत देश स्वतंत्र होता है तो कैसा देखना चाहते थे, उनकी क्या उम्मीदें थी। अगर उनकी उम्मीदें तो ऐसी थी
कि जो उन्होंने सोचा था कि अगर हम बलिदान दे रहे तो हमारे देश में जो आज प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो उसके लिए तो वो नहीं, मतलब कि उन्होंने बलिदान नहीं दिया था। उन्होंने तो एक अच्छे देश के लिए, एक स्वतंत्र देश के लिए, एक स्वतंत्र आज़ादी के लिए, एक स्वतंत्र सोच के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। एक ऐसे देश के लिए जहाँ पे जो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक ऐसे देश में देश का माहौल बिगड़ेगा इसके लिए तो कभी नहीं दिया होगा। अगर आप और हम या मैं, हम सब अगर मिलकर एक अच्छी देश की नींव रखते हैं तो कहीं ना कहीं देश भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर हम खुद अच्छे बनते हैं तो सरकारों को भी अच्छा बनना पड़ेगा। अगर हम खुद अपना काम सही तरीके से करते तो शायद करप्शन भी पूरी तरह से कम हो जाएगा। अगर हम खुद शिक्षा अगर अच्छी लेते हैं और सरकार को भी ये मतलब कि बोलते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन को फ्री एजुकेशन विद कॉस्ट इफेक्टिव फ्री शिक्षा भी होती है, अच्छी शिक्षा के लिए अगर मजबूर करते हैं तो सरकारों को वो शिक्षा देने की ज़रूरत है। जैसी कि आज आईआईटीज़ में है, आईआईएम्स में है, या फिर एम्स में है, या अलग अलग जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन उसमें है, तो वो प्राइमरी एजुकेशन क्यों ना आज हमारे बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी मिले, फिर चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना हो। तो ये ज़रूरी है। अगर हम यहाँ से भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो हमारी शिक्षा जो प्रणाली, शिक्षा जो नीति है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगी। जो हमारा सिस्टम है शिक्षा का वो भी अच्छा हो जाएगा। आज भी कई बच्चे अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में या अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में, शहरों में आज भी इसलिए जूझ रहे क्योंकि उनके पास टीचर्स नहीं है। अगर टीचर्स की एबिलिटी बढ़ती है, अगर उनको अगर हम और अच्छे टीचर्स ला के देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश और उज्जवल होगा और समृद्ध होगा। एक अच्छे शिक्षक एक अच्छा विद्यार्थी डेफिनेटली बनाएगा, बट उसके लिए टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। टीचर्स को पढ़ाने के अलावा कुछ काम भी ना हो, जो कि आज अलग अलग उनके ऊपर काम थोपे जा रहे हैं, वो अगर कम होते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा, एक अच्छा स्टूडेंट बना पाएगा। तो ये भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर देखे जाएगा इन 79 ईयर्स में, जो कि 79 ईयर्स 15 अगस्त को होंगे ये वाले, तो आप देखिए कहीं ना कहीं खुद भी सोचिए कि 1947 जहाँ से भारत स्वतंत्र हुआ था और आज के दिन तक या आने वाली 80 साल तक हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्या हमारे देश उन टॉप 5 to 10 देश में? तो बिल्कुल है, ये तो मैं भी मानता हूँ और ये आप भी मानेंगे। बट क्या हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है? क्या हमारी जीडीपी बढ़ रही है पर मेरी इनकम खुद की बढ़ रही है? हाँ या नहीं, क्वेश्चन हो सकता है। क्या हमारे देश में किसान की इनकम बढ़ी है? हाँ या नहीं, क्वेश्चन हो सकता है। क्या हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम आज भी एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमने क्रिएट किया है? ये क्वेश्चन हो सकता है। क्या हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है? ये हम एक क्वेश्चन हो सकता है। क्या हमारे देश में आज भी महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है? ये क्वेश्चन हो सकता है। क्या हमारे पास करप्शन जैसा मुद्दा है? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। क्या हमारे पास जो न्याय व्यवस्था है वो भी फास्ट ट्रैक पे काम करती है? एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। क्या हमारे पास रिसर्च जिस लेवल्स पे होना चाहिए हो रहा है कि नहीं? ये एक मुद्दा हो सकता है। मुद्दे अनोखे अनेक है, मुद्दे बहुत सारे हैं, सरकार के पास भी है, हमारे पास भी है, बट हमें ये जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी कि अगर हम खुद एक अच्छी सरकार चुन के देते हैं, अगर हम एक खुद को अच्छा बनाते हैं तो डेफिनेटली सरकार को भी अच्छा बनना पड़ेगा। 2047 हो सकता है या उसके कहीं भी आगे हो सकता है। अगर हमें एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, एक अच्छा देश बनाना है, तो आज से हमें ये खुद को सोचना पड़ेगा कि मुझे खुद भी एक अच्छा बनना, एक जिम्मेदार नागरिक बनना ज़्यादा ज़रूरी है। वो हर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक क्षेत्र में हम काम करें और उसमें ही कहीं ना कहीं हमारी मास्टरी हो सके। आज हम खेल में अच्छे, आज हमारी सरकार कहीं ना कहीं खेल को भी मतलब कि बढ़ावा दे रही है, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बट हमारे देश में एक ही खेल नहीं है, उसमें अलग अलग खेल से। आज कॉमनवेल्थ में हमारी बहुत सारी जो मतलब कि एथलीट्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जैसे कॉमनवेल्थ खत्म हो जाता है तो उनको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, होता है कभी कभी। मतलब कि आप अलग अलग स्पोर्ट्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी सेक्टर्स हो। आज हमें ये सोचना चाहिए, हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अलावा हॉकी है, फुटबॉल है, उसके बाद टेनिस है, बैडमिंटन है, एथलीट्स है, जो भी अलग अलग स्पोर्ट्स है उसके बारे में भी सोचना होगा, हमें भी सोचना होगा और हमारी सरकार को भी सोचना होगा। तो
ये कोशिश करते हैं कि जैसे हम आज 1947 टू 2026 की जर्नी जो हमने एक छोटी सी कोशिश की है मैंने कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ पे हमें और भी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश। और ये मेरे पर्सनल लाइफ में भी बिलोंगिंग होता है, हमारे आपके सभी के पर्सनल लाइफ में बिलोंग होता है। अगर हम एक अच्छा देश निर्माण करना चाहते हो तो एक जिम्मेदार नागरिक बनना ज़्यादा ज़रूरी है, सिविक सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारी खुद की जिम्मेदारी भी है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको हम और सही करने की कोशिश करें। जो भी हम बताए बोले वो अच्छा बोले, ना कि उससे किसी और को परेशानी हो। तो ये कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो किसी भी सरकार के ना अगेंस्ट थी, ना किसी खिलाफ थी, ना किसी का प्रचार था, ना किसी के मतलब कि काम की कोई ये थी। मतलब इसमें कोई अ, ये नहीं थी कि मैं किसी स्पेसिफिक सरकार के, हर कोई सरकार आ रही है, एक अच्छा काम कर रही है और एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। मैं यही कोशिश करूँगा, यही बताने की कोशिश करूँगा कि आप भी अच्छा काम कीजिए। आपको भी अपने कामों पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए और एक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। बोलने से पहले, समझने पे से, रिएक्ट करने से पहले सोचिए, समझिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ इसमें गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में अगली बार गलतियाँ ना हो और एक अच्छी जानकारी आपके पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। और आपको सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।